हेलो एवरीवन। बेटा आज हम अपना स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का गवर्नमेंट बजट वाला चैप्टर। क्या बोला है मैंने? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का गवर्नमेंट बजट का चैप्टर। ये आपके एग्जामिनेशन हॉल में बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 to 6 मार्क्स का पूछा जाता है। 4 to 5 लेक्चर का क्लासेस होंगे इसकी, मतलब 4 क्लासेस में मोस्टली ये चैप्टर खत्म हो जाता है विद एमसीक्यू। 50 एमसीक्यू के साथ हम इस चैप्टर को क्लोज कर लेते हैं। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी मजेदार है, समझने का कॉन्सेप्ट है। नोट्स वगैरह जो है मैं ही आपको इस वीडियो में बनवाऊंगा, तो काफी आराम से आप इस पेपर इसको अगर आप अच्छे से करते हैं 4 दिन की क्लासेस के अंदर अंदर, तो आपको 4 से 6 नंबर का गेन होता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। और ये मैं बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं, कोई स्कूल के पेपर की भी बात नहीं कर रहा हूं, जो कि वर्थफुल रहता है। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर का नाम मैंने बताया आपको कि हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली गवर्नमेंट बजट के बारे में। तो हम गवर्नमेंट बजट के बारे में एक छोटी सी डिटेलिंग्स करेंगे पहले, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर रीडिंग्स दिखाऊंगा कि आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर लिखना क्या होता है। चैप्टर बोला है मैंने गवर्नमेंट बजट। ठीक है जी, सर ये होता क्या है? देखो आपकी जो एज है बहुत अच्छी खासी एज है, अगर आप क्लास 12 के अंदर हैं तो आपने ना नॉर्मल लाइफ में कभी ना कभी सुना होगा कि बजट आने वाला है, बजट आने वाला है, बजट आने वाला है, समथिंग लाइक दिस। न्यूज चैनल्स, मैगजीन्स या इधर उधर आपने सुना होगा। आपको सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेनी है कि बजट जो है फेब के महीने में इंडिया के अंदर आता है। ठीक है जी, फेब के महीने में, यानी कि सर अभी जैसे देखें तो जनवरी चल रहा है, नेक्स्ट महीने में आने वाला होगा। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले ये बजट रिलीज होगा इंडिया के अंदर, तो आपको वैसे भी और अच्छे से साउंड अप होगा कि हाँ भाई यहाँ पर ये चीजें हो रही हैं। ठीक है, होता क्या है बजट के अंदर कि गवर्नमेंट जो होती है एक साल के अंदर बहुत सारा पैसा एस्टिमेट्स, एक वर्ड यूज करना है आपको, एस्टिमेट। हम बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। एस्टिमेट्स का मतलब होता है एक अनुमान, एस्टिमेट करा है गवर्नमेंट ने कि इस साल हमें इतना पैसा रिसीव होगा। एस्टिमेट रिसीप्ट्स, कितना पैसा एस्टिमेटली हमें रिसीप्ट्स होगा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स से गवर्नमेंट को पैसा आता है, लाइसेंस से पैसा आता है, हम हर प्रकार की चीज पे, इनकम पे, प्रोडक्ट्स पे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारे टैक्सेशन देते हैं गवर्नमेंट को। तो ये सारा पैसा गवर्नमेंट को जो है वो मिलता रहता है। किस फॉर्म में मिलता है मेरे भाई? रेवेन्यू के फॉर्म में। तो एस्टिमेट रिसीप्ट्स। उसके बाद गवर्नमेंट जो है देश के अंदर यही पैसा जो है खर्च करती है। मतलब गवर्नमेंट बजट कुछ नहीं है, गवर्नमेंट बजट एक बहुत बेसिक सी चीज है कि एस्टिमेट रिसीप्ट्स, एक साल के अंदर भारत की सरकार को कितना पैसा पब्लिक से मिलता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, लाइसेंस, परमिट, कई सारे फाइन कटते हैं रोड पे हमारे, लाइक दिस। तो ये सब गवर्नमेंट के रेवेन्यू के पार्ट होते हैं। गवर्नमेंट के पास पैसा इकट्ठा हो जाता है। अब यही पैसा एस्टिमेट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट देश के अंदर खर्च भी करती है। कई सारी गवर्नमेंट लोगों को बांटती है, सब्सिडी, डोनेशन, सब्सिडी बांटती है, डोनेशन बांटती है, चैरिटी बांटती है, फ्लाईओवर बनवाती है गवर्नमेंट स्कूल्स चल रहे हैं, इतने सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, ये सारा पैसा गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है। तो एक साल में, एक साल का पीरियड है, ध्यान से सुनिएगा। गवर्नमेंट बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट, एस्टिमेट रिसीव्स एंड एस्टिमेट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 फाइनेंशियल ईयर। ये एक बेसिक सी डेफिनेशन है गवर्नमेंट बजट की कि गवर्नमेंट बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 फाइनेंशियल ईयर ऑफ एस्टिमेट रिसीव्स एंड एस्टिमेट एक्सपेंडिचर। एक साल में कितना पैसा आया और एक साल में कितना पैसा गवर्नमेंट ने खर्च करा। आप एस्टिमेट वर्ड पे फोकस रखेंगे, इससे बुक के पीछे एक एमसीक्यू दिया हुआ है। लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, तो ये सारे वर्ड्स आपको वहां मिलेंगे, तो आपके एमसीक्यू सही होने शुरू हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, ये बजट पेश होता है फेब के महीने में। ठीक है जी, जैसे अभी 2026 के महीने में ये पेश होगा। ठीक है जी, 2026 में ये पेश होगा फेब में, डन, आपके एग्जामिनेशन से पहले। अब इस बजट में होता क्या है, पार्लियामेंट हाउस के अंदर, मार्क माय वर्ड, पार्लियामेंट हाउस के अंदर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर आएंगी, और हमारी करंट फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण। बहुत अच्छे से समझना है, हमारी करंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण जी आएंगी, बजट को पेश करेंगी। द पार्लियामेंट हाउस हैज 3 पिलर्स। अब ध्यान से सुनेंगे, पार्लियामेंट हाउस 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, डन। बजट पेश कौन करेगा? हमारी एफएम करेंगी, और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण। फेब के महीने में वो ये बजट को पेश करेंगी, और उस बजट के अंदर वो एक स्पीच देंगी, जिसको बजट स्पीच बोला जाता है।
पार्लियामेंट हाउस में बजट पेश होने से पहले ध्यान से सुनिएगा, पार्लियामेंट हाउस के 3 पिलर बताए हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। पार्लियामेंट हाउस में ये बजट पेश होने से पहले इसे प्रेसिडेंट से अप्रूवल लिया जाता है। प्रेसिडेंट इसे क्लियर कर देता है कि यार जाइए आप पेश कर दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या डिस्कशन होता है 2026 जब होगा, फैब में स्पीच जब होगी पार्लियामेंट हाउस के अंदर, तो निर्मला सीतारमण बताएंगी कि आई हैव दिस प्लान कि आने वाले 2026 में हम देश की इकोनॉमी को ऐसे चलाएंगे। यहां से हमारे पास एस्टिमेट रिसिप्ट्स आने की संभावनाएं हैं और यहां से हमारे पास एस्टिमेट खर्चा करेंगे, देश के अंदर फ्लाईओवर बनवाएंगे। अगर आप दिल्ली वासी हैं तो आपने देखा होगा कि दिल्ली में बहुत सारे फ्लाईओवर बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये एक्सपेंडिचर हो रहे हैं थ्रू द गवर्नमेंट बजट के थ्रू। ठीक, बजट के अंदर आपको 2-3 चीजों पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। एस्टिमेट वर्ड्स हो गया, ये लॉन्ग डिस्कशन जो मैं आपको सुना रहा हूं ये आपको हेल्प करेगा अभी जब मैं रीडिंग्स आपको करवाऊंगा। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ बहुत अच्छे से समझना है। पार्लियामेंट हाउस में जब पेश हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। अरे सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 2014 से। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी एक है, आप जानते हैं कौन सी पार्टी के लिए है, हम यहाँ इंडिविजुअली डिस्कस नहीं कर रहे इसको। सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर होती है स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट, चेन्नई गवर्नमेंट, हर एक स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट एक होती है लाइक। ठीक है, उसके बाद होती है लोकल गवर्नमेंट, प्लीज ध्यान दीजिएगा, लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, सारे ही गवर्नमेंट बजट्स बनाते हैं अपने अपने लेवल पे। ओ सर, सारे ही गवर्नमेंट बजट बनाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट बजट बना रही है पूरे इंडिया के लिए, लोकल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए बना रही है, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट बना रही है, पंजाब की गवर्नमेंट बना रही है, राजस्थान की गवर्नमेंट बना रही है, समथिंग लाइक दिस। फिर आता है लोकल गवर्नमेंट। आपने सुना होगा हमारे हर एक, आप जिस भी इलाके में रहते हैं कि निगम पार्षद होता है लाइक समथिंग, लोकल गवर्नमेंट, तो वो अपने इलाके के लिए मेंटेन करता है। सर यहां से क्वेश्चन क्या है यार, यहां से बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट बनाती है उसे बोला जाता है यूनियन बजट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट बनाती है, 1 नंबर का एमसीक्यू है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, इसे बोला जाता है यूनियन बजट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट बनाती है। ठीक है सर, इतना डिस्क्रिप्शन हमें समझ में आ चुका है। गवर्नमेंट बजट एस्टिमेट्स ऑफ रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 फाइनेंशियल ईयर। बजट को पेश निर्मला सीतारमण करती है पार्लियामेंट हाउस में। पार्लियामेंट हाउस ऑफ 3 पिलर्स, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। फैब में वो स्पीच देंगी और बताएंगी कि मेरे लिए फ्यूचर के क्या क्या प्लान है, हम अगले साल देश को कैसे चलाने वाले हैं, कहां से रिसीप्ट्स आएगा और कहां पे कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है। तो बेसिकली हम यहां पर इतनी बातें कर रहे हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट बनाती है वो यूनियन बजट होता है। करंट हमारी एफएम निर्मला सीतारमण जी है। ठीक, अब मैं आपको इसको प्रॉपर्ली दिखाता हूं कि हमने इसको कैसे एक्सप्लेन करना होता है। आराम से देखिएगा प्लीज। ये देखिए, जो मैंने आपको सुनाया वो मैंने यहां पर आपको लिखकर दिखा रहा हूं। गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। क्लियरली दिख रहा है आपको क्या है? एनुअल स्टेटमेंट है। शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है। एस्टिमेट्स ऑफ रिसिप्ट्स, कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं। एस्टिमेट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ 1 फिस्कल ईयर। सिंपल डेफिनेशन है। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं मैंने नीचे बजट के रिगार्डिंग, गवर्नमेंट बजट, और ये सारे मैं आपको सुना चुका हूं, तो आपको कोई ज्यादा डिस्कंफर्ट होने की जरूरत नहीं है। बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट बना रही है, तीनों लेवल पे बनता है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है इट इज अ यूनियन बजट और हम इसको डिस्कस कर रहे हैं एट ऑल लेवल। सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर हम दिल्ली में रहते हैं, अगर हम बात करें नॉर्मल, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस टाइम पे हमारे देश के अंदर बीजेपी की है, सिंपल। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो वो भी अभी बीजेपी की है, कुछ टाइम पीरियड तक आम आदमी पार्टी की थी। छोड़ देते हैं, इससे हमारा कुछ ज्यादा खास लेना देना नहीं है, एक नॉलेज को वाइड करने के लिए हम सीख रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट, आप जिस भी एरिया में रहते होंगे वहां का निगम पार्षद, समथिंग विच प्रिपेयर इट्स रिस्पेक्टिव एनुअल बजट। सब अपने लेवल पे एनुअल बजट बनाते हैं। पर हमारा मेन क्वेश्चन ये है, बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नोन एज यूनियन बजट। दिस इज द एमसीक्यू। फाइनेंस मिनिस्टर जो है अभी हमारी कौन है? निर्मला सीतारमण जी है। ठीक है, प्रेजेंट द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट, उसको प्रेजेंट करती हैं ऑन द फर्स्ट डे ऑफ फैब ईच ईयर। फरवरी में कर सकते हैं, जरूरी नहीं है फर्स्ट डे, ऊपर नीचे हो जाता है, लिखा हुआ है फर्स्ट डे मान लेते हैं। फरवरी में पेश करेंगी, अब जैसे 2026 में पेश करेंगी कि आने वाले टाइम पे हम क्या क्या करने वाले हैं, कौन से टैक्सेशन चेंज करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, समथिंग लाइक दिस। तो ये सारा बताएंगी। अब आगे बढ़ते हैं। द फाइनेंस मिनिस्टर रीड्स आउट स्पीच।
पार्लियामेंट हाउस में खड़ी होकर वो स्पीच देती हैं और अपना सारा बताती हैं कि हम ये लेकर आए हैं प्लान्स फॉर द फ्यूचर, कि ऐसे ऐसे टैक्सेशन बढ़ाएंगे, कम करेंगे, जो भी करेंगे, इतने फ्लाईओवर बनाएंगे, इतना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, तो सारी स्पीच देके बता देती है। और ये एप्लीकेबल होता है 1 अप्रैल से। देखो, आप अकाउंट्स के भी मैक्सिमम लोग स्टूडेंट्स हैं यहां पर, तो आपको पता होगा कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। बजट पेश हो रहा है और ये बजट इंप्लीमेंट में आ जाता है 1 अप्रैल से। अगर मैं आपको सरल भाषा में बताऊं तो 2026 की फरवरी में ये पेश होगा और 1 अप्रैल 2026 से ये बजट इंडिया में लागू हो जाएगा, यानी कि उसी रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग सारी फाइनेंशियल चीजें चलना शुरू हो जाएंगी। द फाइनेंस मिनिस्टर रीड्स आउट बजट स्पीच इन लोकसभा। 3 पिलर्स होते हैं लोकसभा में खड़ी होकर ये स्पीच को पूरा पढ़ती हैं, सारा बताती हैं, डिस्कशन होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं वहां पर, स्पीकर होता है, सब होते हैं, ठीक है। फिर यही लोकसभा में पेश करने के बाद इसकी एक कॉपी ये पूरी वो भेज देती है यूनियन बजट की राज्यसभा पे। पेश दोनों जगह हुआ, लेकिन उसने, अब यार जाहिर सी बात है 8-8, 9-9 घंटे के सेशंस होते हैं पार्लियामेंट हाउस में, वो निर्मला सीतारमण 9 घंटे पहले लोकसभा में बोले, फिर राज्यसभा में जाके बोले, यार नॉट लॉजिकल। लोकसभा में वो पूरी स्पीच दे देती है, प्रेसिडेंट से ऑलरेडी अप्रूवल हो चुका है, देन वो इसकी सारी कॉपीज जो है राज्यसभा को सौंप देती हैं और 1 अप्रैल से, अपकमिंग 1 अप्रैल से ये जो बजट है ये देश में लागू हो जाता है, ठीक। ये हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन है बजट के रिगार्डिंग। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर गवर्नमेंट बजट बनाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? गवर्नमेंट बजट बनाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सर मैं समझ नहीं पा रहा, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है उद्देश्य, कि उद्देश्य क्या है, सरकार बजट क्यों बना रही है। मेरे भाई बहुत बेसिक सी बात करते हैं, बहुत ही बेसिक सी। सरकार का बजट बनाने का मोटो होता है, मेन मोटो, देश की इकोनॉमी को अच्छे से चलाना। हर साल सरकार आती है, चेंजेस करती है, सिचुएशन के हिसाब से अपने बजट में चेंजेस लाती है, कभी टैक्सेशन बढ़ाती है, कभी किसी को सब्सिडी देती है, समथिंग लाइक। इतना मत्था बच्ची का काम। एक गलतफहमी को दूर कर लेना कि भारत सरकार कुछ नहीं करती, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट बहुत एफर्ट्स डालती है, बजट के थ्रू एफर्ट्स डालती है, इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश करती है। हमें बेसिकली 4 ऑब्जेक्टिव्स पे डील करनी है अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। बाकी मैं आपको बुलेट पॉइंट्स बताऊंगा, बिल्कुल स्ट्रांगली समझना है कि ये क्या बोलता है। पहला ऑब्जेक्टिव होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन। देखो ध्यान से समझो पहले तो, रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब दोबारा से बांटना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? बांटना। री मतलब दोबारा से बांटना। किसको बांटने की बात कर रहा है? इनकम एंड वेल्थ। एग्जैक्टली इन्वर्टेड कॉमा लगा के क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इसके अंदर यह बताया जाता है, जब हम ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ाते हैं, कि हमारे देश में इक्वालिटी ज्यादा है फाइनेंशियल, या इनइक्वालिटी ज्यादा इकोनॉमिक। तो बच्चा बोलता है सर बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है, एक सेक्शन जो है डे बाई डे अमीर होता जा रहा है और एक सेक्शन जो है डे बाई डे और गरीब होता है। यानी कि सरल भाषा में इनइक्वालिटी क्या है? अमीर और गरीब के बीच में बहुत ज्यादा अंतर है, डिस्टेंस है, गैप है, ठीक है। सर इससे होता क्या है? ये बहुत गलत चीज है कि एक सोसाइटी ऊपर एक नीचे, सिंपल है। तो गवर्नमेंट ट्राई, कई बार बच्चा बोलता है सर ऐसा होता तो है नहीं। भाई मैं कब कह रहा हूं होता है? भैया नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट ट्राई करती है, ट्राई टू इंप्रूव, कि हम इक्वालिटी लाएं देश के अंदर, अमीर और गरीब के बीच के डिस्टेंस को थोड़ा सा कम किया जाए। तो इसके लिए सरल सा मूल मंत्र होता है कि जो रिचर क्लास है उन पर लगा दो थोड़ा सा हैवी टैक्स। रिचर क्लास पे क्या लगाओ? थोड़ा सा हैवी टैक्सेशन। बहुत सिंपल है, रिचर क्लास पे हैवी टैक्सेशन लगाओ। सर कैसे? भाई देखो, आप किसी भी इंटरनेट पे खोल सकते हैं, आप किसी भी ईयर का बजट निकालेंगे तो सरकार ऐसी चीजों पे टैक्सेशन बढ़ाती है जो अमीरों के द्वारा ज्यादा कंज्यूम की जाती है, और उनकी इनकम पर भी, ताकि उन अमीरों से पैसा इकट्ठा हो और वही पैसा रिसिप्ट हो गया, वही पैसा हम गरीबों की भलाई पे खर्च करें, यानी कि पुअर सेक्शन को दे सब्सिडी। तो इससे देश में कुछ हद तक बराबरी आने के चांसेस होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे भारत के अंदर इंडियन गवर्नमेंट कई सारे स्लम्स एरियाज में, जो स्लम एरियाज होते हैं उनमें फ्री एजुकेशन देती है, फ्री ड्रिंकिंग वाटर देती है, फ्री एलपीजी सिलेंडर देती है, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज देती है। तो ये पैसा क्या कोशिश है कि गरीब की लाइफ को इंप्रूव किया जाए, और इन्हीं पैसों का ये पैसा आता कहां से? अमीरों के टैक्सेशन से। तो उस दिन पार्लियामेंट हाउस में बैठ के इक्वालिटी के ऊपर भी बात होती है। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ, सरल सी बात बोलनी है, अमीर पे टैक्स लगाओ, गरीब को सब्सिडी दे दो, खत्म। अब रीड आउट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या बनता है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जी बिल्कुल है हमारे देश के अंदर, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज एन इनहेरेंट, का मतलब होता है बुरा, निहायती बुरा, ऐसे समझ लो, इनहेरेंट पार्ट ऑफ एवरी इकोनॉमिक सिस्टम।
गलत है, नहीं होना चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस करने की हम कोशिश करते हैं सच इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इसको हम रिड्यूस करने की क्या कर रहे हैं, कोशिश करते हैं थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी, थ्रू द बजटरी पॉलिसी के थ्रू कर रहे हैं। गवर्नमेंट का एम होता है इन्फ्लुएंस करना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाय, ये देखो मैंने बताया था, इंपोजिंग टैक्सेस ऑन रिच, रिचर क्लास पे ज्यादा से ज्यादा क्या लगाते, चलो टैक्सेस फटाफट लगाओ, एंड स्पेंडिंग, खर्च करो, स्पेंडिंग मोर ऑन द वेलफेयर ऑफ पुअर, जैसे कि मैंने बताया गरीबों को फ्री एजुकेशन, हेल्थ, मेडिकल फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी सब फ्री दी जाती है। इट विल रिड्यूस इनकम ऑफ द रिच, अमीर पे टैक्स ज्यादा लगेगा मेरे भाई, तो अमीर की इनकम थोड़ी सी कम होगी, और वही पैसा जो सरकार पे कलेक्ट हुआ है उससे हम गरीबों का भला करेंगे, तो अमीर और गरीब के बीच के डिस्टेंस में बराबरी आएगी, नॉट 100% बट कुछ हद तक हम कोशिश कर रहे हैं। एंड राइज स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ द पुअर, पुअर के स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने की क्या कर रहे हैं, कोशिश। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सिंपल। तो ये था हमारा पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट। चार ऑब्जेक्टिव्स की एक्सप्लेनेशंस मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, बाकी बुलेट पॉइंट पढ़ाऊंगा, इन चारों में से ही पॉइंट्स पूछे जाते हैं, बहुत आराम से समझ में आ जाता है कि हाँ भाई उस दिन हमारे गवर्नमेंट बजट में ये डिस्कशन होता है कि देश में इक्वालिटी कैसे लाए। पहला, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ, इक्वालिटी, इनकम और वेल्थ के बीच में इक्वालिटी लाई जाए। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 2 के अंदर, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 2 लिखा हुआ है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक सर, हमें ना एक चीज पता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस में कि सर रिसोर्स जो है, हम 11th में भी पढ़कर आते हैं, रिसोर्स जो है वो लिमिटेड होते हैं, रिसोर्स जो है वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ठीक है, सरकार कोशिश करती है, हमारे देश के अंदर कुछ चीजें होती हैं जो प्रॉफिट तो बढ़ाती हैं, देश में धमाधम प्रॉफिट आता है भाई उस चीज से, सरकार देश को चलाने की पूरी अच्छे तरीके से कोशिश करती है। किन चीजों से प्रॉफिट आ सकता है, लार्जर स्केल पे प्रॉफिट आएगा, लेकिन उससे सोशल वेलफेयर नहीं होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, प्रॉफिट होगा परंतु सोशल वेलफेयर नहीं होगा। वाइन, सिगरेट, तंबाकू, भाई साहब धमाधम प्रॉफिट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, अभी जैसे जो दिल्ली वासी है वो इस बात को समझ गया होगा, नंबर ऑफ वाइन शॉप्स भी लगातार बढ़ी है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है। ठीक है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं, कोई मार्केटिंग नहीं, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। ठीक भैया, प्रॉफिट तो है परंतु सोशल वेलफेयर कहां गया, दिक्कत है यार। सोसाइटी को हार्म करता है, क्राइम रेशियो बढ़ता है, लोगों की डेथ होती है, हेल्थ इश्यूज होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं यार। तो गवर्नमेंट ध्यान देती है इस पे, प्रॉफिट वाली चीजें जो ज्यादा मैक्सिमाइज कर रही हैं या सोशल वेलफेयर, आपको दोनों के बीच में गवर्नमेंट एक बैलेंस पॉइंट क्रिएट करती है। दोनों के बीच में कौन सा पॉइंट क्रिएट करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट, बैलेंस पॉइंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड सोशल वेलफेयर। सुनो, जिन चीजों से प्रॉफिट मैक्स होता है या जो चीजें सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, जैसे वाइन, सिगरेट, तंबाकू, इट इज हार्मफुल, तो गवर्नमेंट इन पे उस दिन पार्लियामेंट हाउस में बैठकर टैक्सेशन बढ़ाती है। कोविड-19 के टाइम पर भी आपने देखा होगा, सरकार ने 70% टैक्स लगाया था शराब के ऊपर, यानी कि वाइन के ऊपर। तो जो चीजें इस वाले पॉइंट के अंदर जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो चीजें सोसाइटी के लिए हार्मफुल होती है, सरकार उसकी प्रोडक्शन को डिस्करेज करना चाहती है कि आप ना लें, आप खराब हो जाएंगे इससे, तो उस पे हैवी टैक्सेशन लगता है। और जो चीजों को सरकार प्रमोट करना चाहती है उस पे सरकार सब्सिडी देती है। सब्सिडी मतलब गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए पैसे जिससे लोगों को हेल्प मिले, सरकार आपको मदद देगी। सरकार किसानों के फर्टिलाइजर पे सब्सिडी देती है, सरकार किसानों के खाली प्रोडक्ट्स पे देती है ताकि वो प्रमोट होंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, सोसाइटी में सोशल वेलफेयर बढ़ेगा। लेकिन वाइन, सिगरेट, तंबाकू पे हैवी टैक्स लगेगा। तो ये है सेकंड ऑब्जेक्टिव। अब एक बार इसका भी रीड आउट करते हैं। थ्रू द बजटरी पॉलिसी गवर्नमेंट एम्स, गवर्नमेंट का जो एम है, टू रीएलोकेट रिसोर्सेज इन अकॉर्डेंस विद इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड सोशल वेलफेयर। मेरे प्यारे बच्चों, जो मैंने यहां स्लाइड्स पे लिखा है, आप इसी के नोट्स बनाएंगे और यही सबसे सरल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसी को उतारना है आपको वहां पर। और आपको बिल्कुल पोलाइटली मैं इसीलिए समझा रहा हूं कि आपको यही उतारना है सीबीएसई में जाके, सीधे सीधे मार्क्स मिलेंगे आपको। थ्रू द बजटरी पॉलिसी गवर्नमेंट एम्स टू रीएलोकेट रिसोर्सेज इन अकॉर्डेंस विद द इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड सोशल वेलफेयर
टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट कुछ इनकरेज करना चाहती है, जैसे किसानों के फर्टिलाइजर्स वगैरह को देंगे फिर सब्सिडी। गवर्नमेंट कैन गिव टैक्स कंसेशंस एंड सब्सिडी, टैक्स कम कर देगी या फिर प्रोवाइड द सब्सिडी टू द प्रोड्यूसर्स। ओके, एग्जांपल के तौर पे अब लिखा है गवर्नमेंट जो है वो डिस्करेज करना चाहती है द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल कंजम्पशन गुड्स, लाइक कुछ हार्मफुल कंजम्पशन गुड्स की प्रोडक्शन को गवर्नमेंट डिस्करेज करना चाहती है। ऑब्वियस है, वाइन, सिगरेट, तंबाकू, ताकि लोग इस्तेमाल ना करें। अब कई बार बच्चे के दिमाग में डाउट आता है, सर कौन बंद करता है टैक्स लगने से सिगरेट या दारू? भाई नहीं करता, ये बात गवर्नमेंट को भी पता है। गवर्नमेंट ने अपना दिखा दिया, हमने कोशिश करी। अब वही पैसा जो इकट्ठा होगा शराब की दुकान से टैक्सेशन की फॉर्म में, वही पैसा लोगों की वेलफेयर में लगेगा, गवर्नमेंट स्कूल्स और हॉस्पिटल्स में लगेगा। सिंपल है, तो आपकी चॉइस है, आप लो ना लो, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है डिस्करेज करने की। तो थॉट्स सारे क्लियर होने चाहिए। गवर्नमेंट डिस्करेजेस द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल कंजम्पशन गुड्स लाइक वाइन, सिगरेट, टोबैको etc थ्रू हैवी टैक्सेशंस, एंड इनकरेज द यूज ऑफ खादी प्रोडक्ट्स, या आप एलपीजी सिलेंडर ले सकते हैं, उज्ज्वला योजना के थ्रू दिया जाता है। फ्री मेडिसिन देती है गवर्नमेंट, तो इट इज अ पार्ट ऑफ सब्सिडी। खादी प्रोडक्ट्स बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडी, खादी प्रोडक्ट्स पे सब्सिडी इसलिए दी जाती है ताकि किसानों का बिजनेस ऊपर आए और उनका सोशल वेलफेयर हो, लाइक समथिंग। ठीक है, चलिए अब इसी के अंदर आपको एक पॉइंट और अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से, कोई कॉम्प्लेक्स मत करना, बहुत आराम से समझा रहा हूं। एक होता है पब्लिक गुड्स, पहले समझ लो, छोड़ो अभी, पहले मुझे समझो, रीडिंग सब बाद में लेंगे। ये सेकंड के ही अंदर चल रहा है, ये सेकंड ऑब्जेक्टिव चल रहा है, उसी के अंदर पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स भी समझाना है आपको। पब्लिक गुड्स होते हैं मेरे भाई, पब्लिक के लिए है, नाम से पकड़ो, पब्लिक के लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल इज रोड। मेरे भाई आप एक रोड पे चल रहे हैं, हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, तेरे बाप की रोड है क्या? नहीं है भाई, किसी के बाप की, गवर्नमेंट की है, पब्लिक गुड्स है। आप भी चलोगे उस रोड पे, मैं भी चलूंगा, आपके 10 फ्रेंड भी चलेंगे, सरल सी बात है। आपने टैक्स दिया है, आपके फादर ने, या नहीं दिया है, आपको रोड पे आप चलोगे। मैं टैक्स भर रहा हूं तो मेरे पैसों से रोड बनी है इनडायरेक्ट वे में, तो भी मैं चलूंगा। आपके फादर नहीं भर रहे तो भी चलेंगे, कोई रोक नहीं सकता किसी को। इट इज अ वन काइंड ऑफ फ्री राइडर, मार्क माय वर्ड, फ्री राइडर, क्योंकि एमसीक्यूज है। सर और क्या हो सकता है पब्लिक गुड्स का एग्जांपल? मेरे भाई कोई फ्लाईओवर बना है, मैंने टैक्स नहीं भरा, बना है, आपने भरा है फिर भी बना है, हम दोनों चाहेंगे गाड़ी लेके, कोई दिक्कत नहीं है। कोई पब्लिक पार्क हो सकता है जहां पे आप जा रहे हैं पब्लिक गार्डन में, हम भी जा रहे हैं, सिंपल, आपने पैसा दिया वो मेंटेन हो रहा है टैक्सेशन का, हमने नहीं दिया तो भी मेंटेन हो रहा है, हम फिर भी जा रहे हैं, टैक्स समथिंग। फिर होता है प्राइवेट गुड्स। सर ये क्या होता है प्राइवेट गुड्स? देखो बहुत सिंपल है यार, आपके पास आपका मोबाइल फोन है, या मोबाइल फोन या लैपटॉप, जिस पे भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं वहीं से याद कर लो, वो आपका लैपटॉप है, वो आपका मोबाइल फोन है, इट इज योर पर्सनल गुड्स, योर प्राइवेट गुड्स। मैं बोलूं कि यार मुझे दिखा दो अपना मोबाइल फोन या मुझे दिखा दो अपना लैपटॉप, मैं भी यूज करूंगा, अब बोले भाई मैंने पैसे दिए तू भी यूज करेगा, सिंपल है यार, आपका गुड्स है। तो देखो पब्लिक गुड्स में क्या है कि आप किसी को हटा नहीं सकते, अगर आप रोड में, मैं भी हूं, तो पब्लिक गुड्स में नॉन एक्सक्लूडेबल का फीचर आता है। यहां से एमसीक्यू पूछा हुआ है बोर्ड एग्जामिनेशन में। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब होता है आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। आप है, मैं भी हूं, एक्सक्लूडेबल, नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब आप हटा नहीं सकते। हाँ, प्राइवेट गुड्स में एक फीचर लगता है आप एक्सक्लूड कर सकते हो। आपका मोबाइल है, अब मेरे को हटा दोगे, अरे हटो यार एक्सक्लूड। मेरा मोबाइल है, मैं आपको हटा दूंगा, हटो यार एक्सक्लूड। तो पब्लिक गुड्स नॉन एक्सक्लूडेबल एंड प्राइवेट गुड एक्सक्लूडेबल। ओके, प्राइवेट गुड्स रोड है, पब्लिक गार्डन है, समथिंग लाइक दिस। प्राइवेट गुड्स एक के लेने से दूसरे के लिए उसकी एवेबिलिटी कम नहीं होती। देखो अगर आप रोड पे चल रहे हैं, आप इस एरिया में चल रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, और मैं भी चल रहा हूं, तो मेरे चलने से आपके लिए रोड की जो एवेबिलिटी है वो कम तो नहीं हुई? सर बिल्कुल सिंपल है यार, आप भी जाओगे मैं भी जाऊंगा, सिंपल, हाँ कम नहीं हुई। ओके, लेकिन प्राइवेट गुड्स के केस में क्या होता है कि आप अगर मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो मैं नहीं यूज कर सकता उस टाइम पे आपका फोन। एवेबिलिटी क्या है, एक के होने से दूसरे के लिए एवेबिलिटी क्या होगी बेटा? कम। थोड़ा थॉट्स को अच्छे से क्लियर करना, ठीक। अब पढ़ते हैं जरा पब्लिक गुड्स के बारे में। मैंने डिस्कशन दिया है, अब मैं रीड करूंगा, अंडरलाइन करूंगा, मेन पंच, तो उस पर फोकस करना। पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स और सर्विसेज, सिंपल, दैट आर कलेक्टिवली, दिस इज द वर्ड, कलेक्टिवली कंज्यूम। रोड पे आप भी हैं, मैं भी हूं, और भी 20 लोग हैं, कलेक्टिवली चल रहे हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सक्लूड, एक्सक्लूड मतलब भगाना। अगर मैं रोड पे हूं, मेरे को हटा नहीं सकता, आप रोड पे, मैं आपको नहीं हटा सकता। नॉन एक्सक्लूड, ये फीचर होता है नॉन एक्सक्लूड एनीवन फ्रॉम एंजॉयिंग देयर बेनिफिट्स। आप हटा नहीं सकते कि नहीं भाई हट जाओ, टैक्स नहीं भरा तूने, ऐसा कुछ नहीं है। वन पर्सन कंजम्पशन, अगर आप रोड पर हैं, आप यूज कर रहे हैं रोड को, डज नॉट रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ अदर।
आप है तो मैं भी हूं, मेरे लिए उसकी विजिबिलिटी कम होने वाली नहीं। बहुत बेसिक्स बातें होगी है, ठीक है। द टू मेन फीचर्स ऑफ पब्लिक गुड्स के कुछ दो मेन फीचर हैं। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, ये सेकंड फीचर बहुत स्ट्रांग है, थर्ड भी बहुत स्ट्रांग है, जो भी बाद में बताऊंगा मैं आपको। पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवलरस, मतलब एक के होने से दूसरे के लिए अवेलेबिलिटी कम नहीं होती, राइवल कंडीशंस इसमें जनरेट नहीं होती, ठीक है। द बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक गुड्स आर अवेलेबल टू ऑल, are not only restricted to one particular consumer are not only restricted to one particular consumer, restricted नहीं होता। आप भी करिए, हम भी करेंगे, सब है रोड पर, एक डीटीसी बस है, इट इज अ पब्लिक गुड्स, आप चढ़ोगे, हम भी चढ़ सकते हैं, 10 बंदे और भी चढ़ सकते हैं, सिंपल है। पब्लिक पार्क एंड रोड्स इज एग्जांपल ऑफ पब्लिक गुड्स, कंफर्टेबल। चलिए उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, पब्लिक गुड्स का एक और फीचर ये लिखा हुआ, पब्लिक गुड्स आर, ये वर्ड मैं आपको समझा चुका हूं, यहां से एमसीक्यू आता है, प्लीज ध्यान से स्क्रीन को देखिएगा ताकि हाइलाइट्स हो, और जल्दी जल्दी जब मैं आपको 50 एमसीक्यू भी करवाऊंगा 4th या 5th लेक्चर में, तो आपको मजा आएगा जब चैप्टर खत्म हो जाएगा। नॉन एक्सक्लूडेबल, बहुत अच्छे से समझना, पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल, आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते, मैं हूं तो मैं भी रहूंगा, आप भी रहेंगे उस रोड के ऊपर, नॉन एक्सक्लूडेबल। In case of public goods, there is no possible way to exclude anyone. भगा नहीं सकते, exclude मतलब हटाना, नहीं हटा सकते मुझे, from enjoying the benefits of the goods. These non-paying user का मतलब भी मैं क्लियर करवा चुका हूं। आपके फादर ने, मेरे फादर ने कोई टैक्स नहीं भरा, हमने भी नहीं भरा, फिर भी रोड के मजे ले रहे हैं, पब्लिक गार्डन के मजे ले रहे हैं, जिसने भरा है वो बेचारा आ नहीं रहा वहां पे, लेकिन हम आ गए। Like this are known as फ्री राइडर्स, हम तो फ्री हैं, हमने तो भरा ही नहीं, फिर भी रोड के मजे हैं, सिंपल फ्री राइडर्स, ठीक। देन उसके बाद आता है प्राइवेट गुड्स। आपका मोबाइल फोन, आपका लैपटॉप प्राइवेट गुड्स है। आर दोज गुड्स आर सर्विसेज हुज बेनिफिट्स अकर टू पीपल हु पे फॉर देम। भैया लैपटॉप के लिए मैंने दिए हैं पैसे, टच मत कर दियो। सर मैंने भी अपने मोबाइल के पैसे मैंने दिए हैं, आप टच मत कर देना, सिंपल, जो देगा वो यूज करेगा, ये है एक्सक्लूडेबल, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक बेसिक सा लिख दिया ऐसे, राम्स मोबाइल फोन, या आप अपना नाम भी लिख के लिख सकते हैं कि ये मेरा मोबाइल फोन है, ठीक। मैंने अभी आपको दो फीचर समझाए हैं, गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन समझाई है, गवर्नमेंट बजट निर्मला सीतारमण का चर्चा हुआ लोकसभा में और राज्यसभा में, बोले कॉपी भेज दी जाती है, फरवरी में आता है, 1 अप्रैल से इंप्लीमेंट में होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट होता है, इट इज कॉल्ड यूनियन बजट। एंड दो ऑब्जेक्टिव्स, सरकार उस दिन वहां बैठ के क्या क्या ऑब्जेक्ट सेट करती है अपने बजट से, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ, जहां पर हम इक्वालिटी लाने की कोशिश करते हैं, अमीर पे ज्यादा टैक्स, गरीब को सब्सिडी। सेकंड ऑब्जेक्टिव पढ़ा हमने रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जहां पे हमने ये पढ़ा है कि जो प्रोडक्ट सोसाइटी के लिए हार्मफुल होते हैं उसकी प्रोडक्शन को डिस्करेज करा जाता है थ्रू द हैवी टैक्सेशंस, एंड जो प्रोडक्ट सोसाइटी को इनकरेज करना है हमें, तो उस पे सब्सिडी देते हैं, जैसे कि खाद्य प्रोडक्ट्स। पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स का कॉन्सेप्ट जस्ट अभी पढ़ा है। अब हमें तीसरे पे शिफ्ट होना है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। ये तीसरा देखो मैंने साइड में इंपॉर्टेंट भी मार्का है, तो एक बार इसको देखते हैं अच्छे से, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखिए अब तीसरा फीचर है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। द वर्ड इज स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबल रखना इकोनॉमी को, समथिंग लाइक दिस। तो इसको थोड़ा सा समझने में हमें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है जी। अभी आएंगे इस पे, इससे पहले मेरे को आपको कुछ बेसिक चीजें बतानी पड़ेंगी, पहले उस पे क्लास की। देखिए सबसे पहले आपको एक दो चीजें समझनी होंगी यहां पर, तभी हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे। ये कुछ एक एक नंबर के टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, थर्ड पॉइंट को समझने के लिए हमें ये चीजें समझनी पड़ेंगी, थर्ड फीचर को समझने के लिए। एक क्वेश्चन लिखा मैंने, डिफाइन सरप्लस बजट। क्या लिखा है? डिफाइन सरप्लस बजट। एक क्वेश्चन लिखा मैंने, डिफाइन डेफिसिट बजट। चलिए फिर एक लिखा मैंने, तीसरा पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्क्रीन पे कोने पे मैंने इंपॉर्टेंट भी मार्क करा था, अभी दोबारा दिखा रहा हूं, प्लीज ऐसे ही जो लिखवाया है बार बार बोल रहा हूं, इसी से आप नोट्स बनाएं, बाकी मैं बता दूंगा नोट्स के लिए और भी चीजें, तो आप
सीधा लिख कर आए और अपने मार्क्स ले रहे हैं। जब आप इस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको 4 से 6 नंबर मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर। डिफाइन बैलेंस्ड बजट। ठीक है, सुनिए मेरी बात बहुत ही आराम आराम से। सर आपने गवर्नमेंट बजट का एक डेफिनेशन बताया था, एस्टिमेट रिसीव्ड्स एंड एस्टिमेट्स एक्सपेंडिचर, सही है जी। तो यहां लिख रहा हूं मैं एस्टिमेट्स रिसीव्ड्स, यहां लिख रहा हूं मैं एस्टिमेट्स एक्सपेंडिचर। अब सुनो मुझे, क्या लिखा है? सरप्लस बजट। सर क्या होता है? बेटा हम सरप्लस हुए हैं तो क्या हुआ होगा? हमें रिसीव हुए होंगे गवर्नमेंट से 500 करोड़ रुपए, सरकार को पब्लिक से टैक्स, फाइन, परमिट, लाइसेंस पढ़ाया गया, और सरकार ने खर्च करे होंगे मात्र 200 करोड़ रुपए। जस्ट टेक एन एग्जांपल, सरकार सरप्लस है, प्लस मतलब बचा लिया सरकार ने, अपने पैसे बचा के रखे, बचत में है सरकार, सरप्लस, तो ये बड़ा है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सरप्लस बजट? when the estimate receipts of the government is more than estimates expenditure, clearly दिख रहा है। तो हमारा सरप्लस बजट का डेफिनेशन हो गया when estimates receipts of the government is more than estimates एक्सपेंडिचर। आगे एक लाइन लिख देना बस, ड्यूरिंग अ वन फाइनेंशियल ईयर। मेरे भाई ये आपने समझा दिया सरप्लस का क्वेश्चन, ठीक है, ये आपने क्लियर कर दिया। अब आइए इसके अंदर डिफाइन, बहुत ध्यान से समझिएगा, डिफाइन डेफिशिएंट बजट। डेफिशिएंट का मतलब होता है, अगर किसी को प्रॉब्लम होती है बहुत अच्छे समझ लो, घाटा, सरकार को लॉसेस हुए हैं, घाटे हुए हैं, ठीक है। डेफिशिएंट बजट का मतलब घाटा होता है, घाटे में नहीं है सरकार। हमने एक चीज लिखी यहां पर, एस्टिमेट्स रिसीप्ट्स। बार बार एस्टिमेट वर्ड पे फोकस हो रहा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एस्टिमेट्स वर्ड से एमसीक्यू है। एस्टिमेट्स एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। सरकार को घाटा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ सरकार को रिसीव तो 500 करोड़ रुपए हुए थे, लेकिन सरकार ने खर्च करे देश के अंदर एक साल के अंदर 800 करोड़ रुपए, तो सरकार को जाहिर सी बात है 300 करोड़ रुपए का घाटा लग चुका है, सही है। अब अगर इसको डिफाइन करना हो तो हम क्या डिफाइन कर सकते हैं सिंपल भाषा में? व्हेन द एस्टिमेट्स रिसीप्ट्स is less than estimates expenditure during a one financial year, ठीक है जी, कंफर्टेबल हो? चलिए फिर आते हैं बैलेंस्ड के अंदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस्ड बजट? ध्यान से देखिएगा, बैलेंस बजट के अंदर इसमें देखो, नाम से पकड़ो यार प्लीज, बैलेंस्ड है, जितना रिसीव उतना एक्सपेंडिचर, सब कुछ बैलेंस्ड है। तो यहां पर हम बना सकते हैं एस्टिमेट्स रिसीप्ट्स और एस्टिमेट्स एक्सपेंडिचर, ठीक है। इक्वल का साइन लगेगा, गवर्नमेंट को रिसीव हुए 500 सीआर और गवर्नमेंट ने देश में खर्च भी कितना ही करा बेटा? 500 सीआर, सिंपल है। तो यहां पर हमारा स्टेटमेंट बन जाएगा, व्हेन द एस्टिमेट्स रिसीप्ट्स इज इक्वल टू द estimates expenditure. When the estimate receipts is equal to the estimates expenditure during a one financial year, सही है जी।
सर अब मुझे ये बताओ, ये तो हमें समझ में आ गया, बहुत बेसिक्स बात हुई है, बहुत ही बेसिक्स। ये जो हमने समझना है, ये वाला इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाला, इसमें इसका यूज कैसे आने वाला है वो समझो बहुत अच्छे से। व्हाट इज द थर्ड ऑब्जेक्टिव? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ध्यान से देखिए, इसकी स्टेबिलिटी लानी है इकोनॉमी के अंदर। हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट के। उस दिन पार्लियामेंट हाउस में गवर्नमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्ट होते हैं, दो पढ़ चुके हैं, तीसरा ऑब्जेक्ट होता है स्टेबिलिटी लाना है इकोनॉमी के अंदर। भाई स्टेबल होनी चाहिए इकोनॉमी। तो सर कैसे होगी स्टेबल, वो तो बताओ। देखो, हमारी जो इकोनॉमी होती है वो ऐसे अप एंड डाउन में चल रही होती है। बुक में कहीं पर भी ये डायग्राम मेंशन नहीं है, बहुत प्यार से और अच्छे से समझेंगे इसको और दिमाग में पिक्चर बैठा लेंगे। इकोनॉमी अप्स एंड डाउन होती रहती है, अप्स एंड डाउन। देखो बिजनेस इकोनॉमी है क्या, हमारी इकोनॉमी में कभी इन्फ्लेशन आता है, कभी डिफ्लेशन आता है। जैसे कोविड में डिफ्लेशन चल रहा था, फिर पीक आया, अभी कल को कुछ इंसिडेंट हो गया, कुछ हो गया तो नीचे बॉटम आ जाएगा, यानी कि डिफ्लेशन आ जाएगा। तो इकोनॉमी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के बीच में ट्रैवल करती रहती है। गवर्नमेंट वांट्स की इकोनॉमी में ज्यादा इंस्टेबिलिटी ना हो, स्टेबल रहे, लाइफ सबकी स्टेबिलिटी के साथ चलती रहे, ज्यादा अप्स एंड डाउन ना आए। ट्राई टू इंप्रूव, होता है नहीं होता है वो छोड़ देते हैं। ये जो इस डायग्राम का फेज है ऊपर वाला, इसको हम दो नाम दे सकते हैं, या तो बूम बोलो अब, या इन्फ्लेशन बोलो। देखो ध्यान दो, यानी कि इकोनॉमी बहुत तेजी से ऊपर भागी हुई है, बहुत अप्स पे चल रही है, बहुत ज्यादा अप पे, ठीक है। या फिर जैसे कोविड-19, ये कोविड-19 समझ लो इसे, इकोनॉमी डाउन पर चल रही है, जिसको बोल सकते हैं डिफ्लेशन। ये बॉटम पॉइंट है इसका डायग्राम का, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, समथिंग लाइक दिस। बट हमारा ऑब्जेक्टिव है स्टेबिलिटी। ये बीच में एक लाइन जाती हुई दिख रही है आपको रेड रंग की, गवर्नमेंट चाहती है ये लाइन रहे, इकोनॉमी एक सीधी लाइन पर स्टेबल रहे, सीधी लाइन पर स्टेबल रहे। अब बहुत ज्यादा ऊपर है इकोनॉमी, तो दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, बहुत ज्यादा ऊपर है मतलब डिमांड्स वगैरह सब ऊपर चल रहा है, मार्केट में धमाधम कैश है, इसलिए तो डिमांड्स वगैरह ऊपर है, इकोनॉमी ऊपर है। गवर्नमेंट को ये वाला पॉइंट चाहिए ना, जो बीच में स्टेबल लाइन है, गवर्नमेंट को ये वाली स्टेबल लाइन चाहिए, ठीक है। तो ये इकोनॉमी बूम पर है, तो गवर्नमेंट को इकोनॉमी को खींच के, देखो ऊपर से खींच के थोड़ा सा नीचे लाना है, खींच के थोड़ा सा कहां लाना है, नीचे पुश करवाना है, ताकि ये नीली वाली स्टेबल लाइन पे आ जाए, ठीक है, खींच के नीचे लाना है। तो सर ऊपर गई हुई है क्योंकि मार्केट में कैश बहुत ज्यादा है, तभी तो लोगों ने डिमांड बढ़ाई, भाग गई इकोनॉमी ऊपर, कैश फ्लो हम लोगों ने शॉपिंग्स करी है। खींच के नीचे लाना है तो मतलब मार्केट में सर कैश कम करवाना है। हाँ, कैश कम करवाना है मार्केट में, तो सरकार ऐसे टाइम पर अपने खर्चे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या करेगी सर, लो करेगी। सरकार पुल बनाने का काम रोक देगी, रोड बनाने का काम रोक देगी, अदर एक्सपेंस जो गवर्नमेंट के होते हैं उसे स्टॉप कर देगी, ताकि मार्केट में कैश एंटर ना हो और एग्रीगेट डिमांड नीचे आए, धीरे धीरे करके नीचे आए और ये स्टेबल पॉइंट आ जाए। ओके सर, मतलब इकोनॉमी बहुत ऊपर है, मार्केट में लोग बहुत शॉपिंग कर रहे हैं, सब कुछ ऊपर चल रहा है, गवर्नमेंट को खींच के नीचे लाना है, तो गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर देगी ताकि मार्केट में कैश कम हो। और गवर्नमेंट जब अपने खर्चे कम करती है, जब गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करती है तो उस टाइम मतलब कौन सा बजट होता है, जब गवर्नमेंट अपने खर्चे, ये रहा भाई पहला वाला, जब गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करती है तो उस टाइम पे कौन सा बजट होता है, सरप्लस बजट। देखो क्लियरली दिख रहा है गवर्नमेंट के खर्चे कम है इस पॉइंट पे। तो यानी कि इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट कौन सा बजट यूज करती है, सरप्लस बजट। सरप्लस बजट वो होता है जहां पे खर्चे कम होते हैं, और मैंने आपको लॉजिक समझा दिया, ठीक है। आगे सुनो, इकोनॉमी में क्या चल रहा है सर, दिख गया मेरे को, डिफ्लेशन चल रहा है, इकोनॉमी डाउन है, नीचे है। अब हमें इकोनॉमी के लिए ये स्टेबल पॉइंट चाहिए, वाली लाइन चाहिए स्टेबल वाली। तो गवर्नमेंट को इकोनॉमी को कहां पुश करना है, ऊपर। कहां पुश देना है, ऊपर। तो गवर्नमेंट को पुश देना है ऊपर, ताकि ज्यादा शॉपिंग्स हो, ज्यादा मार्केट में डिमांड्स हो। तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर क्या करेगी सर, गवर्नमेंट कैश फ्लो बढ़ाएगी, अपने एक्सपेंडिचर हाई करेगी या इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगी डिफ्लेशन के टाइम पे, है ना। तो देखो खर्चे इंक्रीज करेगी गवर्नमेंट अपने, तो इसका मतलब कौन सा बजट यूज करेगी, ये देखो डेफिसिट। डेफिसिट में खर्चे सरकार के ज्यादा होते हैं, डेफिसिट में खर्चे सरकार के ज्यादा होते हैं। तो यानी कि इस पीरियड में कौन सा बजट यूज होने वाला है, यहां पर डेफिसिट। हमारे टीचर ने हमें एक ट्रिक सिखाई थी, मैं आपको ट्रिक भी समझा देता हूं। डी से डिफ्लेशन, डी से डिफ्लेशन, डी से डिफ्लेशन के टाइम पे यूज द डेफिसिट बजट, डी से डिफ्लेशन, डी से डिफ्लेशन के टाइम पे डेफिसिट बजट। उल्टा तो कर ही सकते हो, इन्फ्लेशन के टाइम पे सरप्लस बजट। दिस ये पूरा कॉन्सेप्ट भी था, इसके थ्रू गवर्नमेंट ट्राई टू स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, ठीक है।
इन्फ्लेशन में ऊपर है, नीचे लाना है, खर्चे कम कर दो, खर्चे कम मतलब सरप्लस बजट। डिफ्लेशन में नीचे है, ऊपर पुश कराना है, खर्चे बढ़ाओ, खर्चे बढ़ाओ मतलब डेफिशिएंट बजट। और डी से डिफ्लेशन, डी से डेफिशिएंट, ऐसे आप याद भी कर सकते हैं। अब एक बार इसका हम रीडिंग सेक्शन को पढ़ेंगे। ये रहा हमारा रीडिंग सेक्शन। द गवर्नमेंट इज यूज्ड टू प्रिवेंट बिजनेस फ्लक्चुएशंस, जो हो रहा है आपके सामने है, ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन भी हो रहा है और डिफ्लेशन भी हो रहा है। टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट क्या होता है? टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वो बीच वाली लाइन जो मैंने डायग्राम में समझा। द गवर्नमेंट एम्स टू कंट्रोल द different phases of business fluctuations through its budgetary policy के थ्रू। पॉलिसी ऑफ सरप्लस बजट पीछे पढ़ा के भेजा है बेटा। पॉलिसी ऑफ सरप्लस बजट कब यूज कर रहे हैं? देखो ये रहा, सरप्लस बजट यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। पॉलिसी ऑफ सरप्लस बजट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एंड डी से डेफिसिट बजट ड्यूरिंग डिफ्लेशन हेल्प टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस इन द इकोनॉमी को स्टेबल करने की कोशिश, ठीक है जी। सर एक क्वेश्चन बता दूं मैं आपको, यहाँ पे एमसीक्यू पूछता है, वो ये पढ़ा हमने अभी, इसको देखो। सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, बैलेंस बजट। अगर आपसे कोई पूछ ले, इंडिया में है हम लोग, कि इंडिया में कौन सा बजट आता है, इंडिया में गवर्नमेंट कौन सा बजट इंप्लीमेंट में रखती है? इंडिया में जो बजट होता है वो डेफिसिट बजट होता है। अब प्लीज मार्क माय वर्ड, इंडिया में जो बजट होता है वो कौन सा होता है? डेफिसिट। सर मतलब घाटे का बजट होता है इंडिया में? यस, इंडिया में सरकार के रेवेन्यू कम होते हैं और एक्सपेंडिचर ज्यादा। यस, इंडिया में सरकार के रेवेन्यू कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, क्योंकि 5 to 8% लोग टैक्स भरते हैं। 150 करोड़ की आबादी है हमारी और सिर्फ 8% लोग या 10% लोग टैक्स भरते हैं ऑन एन एवरेज। सर्विसेज 150 करोड़ लोग ले रहे हैं, रोड पे तो सभी चल सकते हैं ना, आपने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले। तो भारत में रेवेन्यू कम होता है गवर्नमेंट का और डेफिसिट ज्यादा होता है, मतलब खर्चे ज्यादा होते हैं, तो डेफिसिट बजट होता है। तो बच्चा पूछता है सर फिर ये भरपाई कहां से होती है? वर्ल्ड बैंक से लोन चल रहा है हमारे ऊपर, वहां से भरपाई होती है, सिंपल है। एंड डेफिसिट बजट इज गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी, नॉट बैड, ध्यान रखना, गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी। सॉरी ये क्या बात है, सरकार घाटे में जा रही है, आप कह रहे हो अच्छा है। अरे मेरे भाई, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग हो रहा है। ज्यादा रोड बनेंगे, सरकार ज्यादा खर्च करेगी, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, तभी तो देश डेवलपमेंट के पाथ पे आएगा। तो डेफिसिट बजट इज गुड फॉर इकोनॉमी बिकॉज इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, गवर्नमेंट स्पेंड मोर इन इंफ्रास्ट्रक्चर देन इंडिया इंप्रूव। सिंपल है, डेफिसिट बजट इज गुड फॉर इंडिया। क्वेश्चन से ध्यान देना, ठीक। अब हम जा रहे हैं बेटा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे। 3 मैंने पढ़ाए, बहुत स्ट्रॉन्ग है। चौथा मैं थोड़ा सा लिख दूंगा, बाकी सारे बुलेट पॉइंट रहेंगे वो सिंपल। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, जो हम पार्लियामेंट हाउस में फैब में पढ़ते हैं, जो फैब में आता है निर्मला सीतारमण के द्वारा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं, इसका चौथा वाला। चलिए मेरे भाई, अब हम शुरू कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 4। लेकिन मार्क माय वर्ड, जो 3 ऑब्जेक्टिव है स्टार्टिंग के वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसी से पूछता है, क्योंकि बाकी में ना सब उसी का रिपीट है, तो कुछ खास नहीं है। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ, रीएलोकेशन, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड द फोर्थ इज, ध्यान दीजिएगा प्लीज, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस? जो पब्लिक के लिए होती है पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो पब्लिक के लिए होती है वो पब्लिक एंटरप्राइजेस, लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल्स, डीटीसी बसेस, जो भी गवर्नमेंट की चीजें हैं, यानी कि जो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी, सबके लिए अवेलेबल है। भारत में पब्लिक एंटरप्राइजेस का मैनेजमेंट एफिशिएंट तरीके से होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इंडिया इज अ पुअर कंट्री। तो यहां पर मैक्सिमम लोग जो है वो प्राइवेट सेक्टर को अफोर्ड नहीं कर सकते। इज इट? मैक्सिमम लोग प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो पब्लिक सेक्टर का रोल यहां पर बढ़ जाता है। तो जो फैब में वहां बजट बन रहा होता है, जब निर्मला सीतारमण जी इसको लोकसभा में प्रेजेंट कर रही होती हैं, तब हमें इस बात की वो श्योरिटी दी जाती है कि हम पब्लिक सेक्टर को अच्छे से इंप्रूव करेंगे। सर इसका एग्जांपल बताइए कोई अच्छा सा। देखो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे देश के गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत इंप्रूव हुए हैं एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी। इट मींस पब्लिक सेक्टर इंप्रूव हुए ना। तो ये इंप्रूव इसलिए हुए हैं क्योंकि भारत सरकार ने बजट में इनके फंड्स दिए हैं। भारत सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब यूनियन बजट में इनको फंड्स दिए गए हैं, जिससे इनकी इंप्रूवमेंट हुई है। दिल्ली के कई गवर्नमेंट स्कूल्स पे स्विमिंग पूल्स आ गए हैं, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर्स आ गए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि सरकार ने बजट में पैसे दिए हैं।
तो एक और ऑब्जेक्टिव होता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, यानी कि ये सारी चीजें बेहतर की जाए क्योंकि देश के लोगों को बेहतर सर्विसेज मिल पाए, क्योंकि हमारे देश की अधिकतर जनसंख्या पब्लिक सेक्टर पे डिपेंडेंट है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट होता है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज व्हिच आर एस्टैब्लिश्ड एंड मैनेज्ड, बनाई गई है और मैनेज की जाती है फॉर सोशल वेलफेयर, क्योंकि पब्लिक सेक्टर जैसे गवर्नमेंट स्कूल हॉस्पिटल ये सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, प्रॉफिट के लिए नहीं करते, क्योंकि पैसे आपसे लिए नहीं जाते यहां पे, या लिए भी जाते हैं तो बहुत मिनिमाइज से लिए जाते हैं। ऑफ द पब्लिक budget is prepared with the objective of making various provisions for managing such enterprises and providing those financial help, गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्प देके इनको इंप्रूव करने की कोशिश करती है, जैसे कि हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये 4 एक्सप्लेनेशंस हैं जो मैं आपको नोट्स भी दूंगा, तो उसमें ये 4 को अच्छे से ऐसे जैसे वो इस पे लिखा है स्क्रीन पे, यही एक्सप्लेनेशन आपको वहां लगानी है। 5वां 6वां 7वां मैंने बोला था ये ऊपर वाले 3 के ही रिपीट्स हैं, ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपके वर्ड्स याद रख लीजिए। एक और ऑब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब होता है यहाँ पे इंक्रीज द जीडीपी, गवर्नमेंट कोशिश करती है उस दिन कि हमारे देश की जीडीपी बढ़े, और जीडीपी तो अपने आप ही बढ़ जाएगी जब हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे फोकस कर रहे हैं हम पूरे बजट के थ्रू, ठीक है। रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज का मतलब होता है वही इनइक्वालिटी, और प्लीज यार इनइक्वालिटीज के ऊपर हमने डीलिंग्स करी है, तो वही है सिंपल, अमीर पे ज्यादा टैक्स गरीब को सब्सिडी दो तो हमारे देश में जो रिड्यूस हो जाएगा डिस्पैरिटीज इनइक्वालिटी रिड्यूस हो जाएगा, सेम है इसीलिए एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स है, तो आप ये मत समझना कोई प्रेशर नहीं लेना आपको, ऊपर ये 4 मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस तक अच्छे से रिव्यू करके रखना है, इनकी एक्सप्लेनेशन भी आपको जो स्क्रीन पे यही लिखनी है वहां जो लाइनें लिखवाई गई है। रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज मतलब इनइक्वालिटीज को कवर करना। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, जिसके लिए हमने कई सारी योजनाएं बनाई हैं, थोड़ा बहुत आप लोगों ने सुना भी होगा, मनरेगा, ठीक है, मनरेगा 100 डेज की काम की गारंटी, प्रधानमंत्री योजना, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन योजनाएं बनाई जाती है सरकार के द्वारा ताकि देश अच्छा चले। बस इतना ही है आज के इस लेक्चर में, हम इतना ही कवर करेंगे। आज हमने गवर्नमेंट बजट को समझा, उसके ऑब्जेक्टिव्स को समझे, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, बैलेंस बजट के बारे में समझा, इंडिया में डेफिसिट बजट होता है, इट इज गुड फॉर इकोनॉमी, ये सब डिटेलिंग्स हो गई है। तो मेरे आपसे सजेशन है अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, इसके आगे रेवेन्यू डेफिसिट और ये सब चीजें पढ़ाई जाएंगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन सब के बारे में क्लासिफिकेशन, वो बात की बात है, छोड़ देते हैं अभी। सेकंड लेक्चर में मिलते हैं, उसको करेंगे, इतना को आप रिटर्न नोट्स बना लें। और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको अगर इसके नोट्स हैंड रिटन चाहिए जो मैंने लिखे हुए हैं, जो स्क्रीन से लिख के बना सकते हो तो वेल एंड डू, अगर नहीं बना सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीन पे जो कांटेक्ट नंबर दिखाया जा रहा है उस पर मैसेज डाल दीजिए। डजंट मैटर आप हमारी कहीं ऑफलाइन क्लासेस में ज्वाइन है या नहीं है, इस बात से कोई मतलब नहीं है। आपको ये नंबर जो स्क्रीन पर है आप इस पर मैसेज डाल दीजिए, आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी, सिंपल। तो चलिए गुड बाय, नेक्स्ट में मिलते हैं और आगे इसको कवर करते हैं।